ममता बनर्जी का अभेद्य किला अब पश्चिम बंगाल में ढह चुका है। खेला होबे का नारा अब टीएमसी पर ही उल्टा पड़ चुका है। बंगाल की राजनीति का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये भूचाल आया कैसे। वो ममता बनर्जी जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था, जिनके पास इलीगल माइग्रेंट्स के वोट बैंक की एक बहुत बड़ी ढाल थी, सिंडिकेट राज, गुंडा राज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और सत्ता की पूरी ताकत उनके साथ खड़ी थी। आखिर उनकी इस मजबूत दीवार को अमित शाह के राजनीतिक चक्रव्यूह ने कैसे तोड़ दिया। कैसे ममता बनर्जी अपने ही घर भवानीपुर में चारों खाने चित हो गई। कैसे बंगाल की राजनीति में वर्षों से कायम सत्ता अचानक से भरभरा कर गिर गई। आइए जानते हैं अमित शाह के उस राजनीतिक चक्रव्यूह को, उनके 5 अचूक वार्ड जिनकी वजह से ममता बनर्जी चारों खाने चित हुई थी। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार बंगाल चुनाव की तैयारी करते समय एक लक्ष्य निर्धारित किया था। तृणमूल कांग्रेस को नहीं हराना है, बल्कि ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में पराजित करना है। शुरुआत से ही पूरे चुनाव की कहानी का निर्देशन वो स्वयं कर रहे थे। मतदान के आखिरी दिन तक वो हर सीट पर हो रही छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहे थे। याद रखिए, ममता बनर्जी भवानीपुर से सिर्फ 15 वर्षों से विधायक ही नहीं है, बल्कि भवानीपुर ममता बनर्जी का घर भी है और किसी मजबूत और पुराने नेता को उसी के घर में हराना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अमित शाह के चक्रव्यूह ने इसे संभव कर दिखाया। चुनाव की घोषणा होते ही अमित शाह ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी से कहा था कि राजनीतिक लड़ाई में सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। पिछली बार ममता आपके क्षेत्र में आई थी, इस बार आप उनके क्षेत्र में जाइए और उन्हें वहीं पर पराजित कीजिए। शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने के बाद अमित शाह ने भवानीपुर के लिए अपने सबसे विश्वसनीय लोगों की एक टीम तैयार की और ये टीम किसी और को नहीं बल्कि सीधा अमित शाह को रिपोर्ट की। अमित शाह लगभग 15 दिन से कलकत्ता में रह रहे थे। हर रात भवानीपुर सीट को लेकर एक बैठक हो रही थी। भवानीपुर सीट में गुजराती समाज के लगभग 25,000 लोग और मारवाड़ी समाज के लगभग 21,000 लोग रहते हैं और ये बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। और अमित शाह ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ अलग अलग बैठकें की, उनके साथ डिनर्स किए और उन्हीं लोगों ने उन्हें बताया कि टीएमसी के गुंडे उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से मतदान नहीं करने देते और उनकी जगह पर फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं और जब तक ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता वो मतदान नहीं कर पाएंगे। अमित शाह ने सुनिश्चित किया कि भवानीपुर के हर इलाके में पर्याप्त सुरक्षा हो, हर मतदाता बिना डर के वोट डाल सके और एक भी वोट फर्जी ना पड़े। इसी दौरान भवानीपुर में लगभग 47,000 ऐसे वोट लगाए गए जिनमें या तो कुछ मृत लोगों के नाम थे या फिर डुप्लीकेट वोट थे। आरोप था कि पहले इन नामों पर फर्जी मतदान किया जाता था। अमित शाह ने बूथ स्तर पर अपनी एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी टीम से ही भवानीपुर के हर बूथ पर एक इंचार्ज नियुक्त किया। इन इंचार्ज का काम था सिर्फ चुनाव प्रबंधन नहीं बल्कि पार्टी के अंदर किसी भी मतभेद की जानकारी तुरंत ऊपर तक पहुंचना। साथ ही ये लोग बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और गुंडों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए अमित शाह ने भाजपा समर्थक मतदाताओं से के साथ एक खास लक्ष्य निर्धारित किया। टीएमसी के गुंडे दोपहर के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि सारे बीजेपी समर्थित मतदाता 11 बजे तक वोट डालकर फ्री हो जाए कि दोपहर बाद कोई भी अराजक स्थिति ना आए और आए तो उसे कंट्रोल कर लिया जाए। और ये रणनीति काम कर गई। दोपहर तक भाजपा समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा मतदान कर चुका था और उसके बाद नतीजा सामने आया। उसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिला दिया। ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। अगला पहलू है प्रचंड प्रचार। भाजपा का प्रचंड प्रचार। भाजपा ने चुनाव को सिर्फ जन रैलियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की बैक टू बैक रैलियां करवाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, रवि किशन, मैथिली ठाकुर और कई बड़े चेहरों ने बंगाल की धरती से लगातार जनसभाएं की।
भाजपा ने गांव गांव, शहर शहर और पश्चिम बंगाल के लाखों कोनों तक एक ही बात पहुंचाई। टीएमसी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। रैलियों में भ्रष्टाचार, हिंसा, कटमनी और कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। भाजपा का पूरा प्रचार अभियान इस बात पर केंद्रित था कि बंगाल को बदलना है, परिवर्तन जरूरी है। और यही वजह थी कि रैली के साथ, हर रोड शो के साथ, हर भाषण के साथ बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक चुनाव बन गया था। हर कोई व्यक्ति अपने फोन में सिर्फ बंगाल का चुनाव ही देख रहा था। अगला बड़ा कारण था पश्चिम बंगाल के बिगड़ते हुए हालात। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। कभी कला, संस्कृति, उद्योग और बुद्धिजीवियों की धरती कहे जाने वाला बंगाल अब भ्रष्टाचार, हिंसा, महिला सुरक्षा, अव्यवस्था की खबरें, आए दिन हिंसा और इन सारी खबरों के लिए जाने लगा था। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार की। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर नारदा स्टिंग ऑपरेशन तक एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने सरकार की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों में शिक्षक भर्ती घोटाला यानी कि एसएससी स्कैम को लेकर था। आरोप लगे थे कि योग्य और मेहनती उम्मीदवारों की जगह पर पैसों के बदले नौकरियां बेची गई, हजारों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अदालत को 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। इस फैसले ने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए। इसके बाद लोगों का गुस्सा कानून व्यवस्था को लेकर भी बढ़ने लगा था। बंगाल में सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। आम लोगों के बीच एक धारणा बन गई थी कि बिना पैसे सिंडिकेट को दिए आपका कोई भी काम मुमकिन नहीं है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों में कानून का डर कम होता जा रहा है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। दूसरी तरफ बंगाल का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा था। राज्य में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी थी, बल्कि कई पुरानी फैक्ट्रियां और कंपनियां धीरे धीरे बंगाल छोड़कर जा रही हैं। ये हुआ कि बंगाल का पढ़ा लिखा युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करने लगा। कई लोग छोटी छोटी धीरे बंगाल आर्थिक रूप से कर्ज के बोझ चले धंसता चला जा रहा था। यही कारण था कि इस चुनाव में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि बंगाल का भविष्य भी एक बहुत बड़ा कारण था। और यही लोगों की नाराजगी आखिरकार चुनाव के परिणामों में देखी गई। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई, सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश की घुसपैठ। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर और इसका एक बड़ा हिस्सा बंगाल से होकर गुजरता है। यहाँ सीमा धीरे धीरे अवैध घुसपैठ का एक बड़ा रास्ता बनते चली। सरकारी आंकड़ों और अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अवैध घुसपैठ के मामलों में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की। दिल्ली पुलिस और बीएसएफ ने 2021 और 2026 के दौरान हजारों अवैध प्रवासियों को ट्रेस किया जो बंगाल के रास्ते भारत के अंदर दाखिल हुए। आरोप लगाता रहा कि टीएमसी सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बचती है। आरोप यह भी लगाए गए कि उन्हें फर्जी पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो ममता सरकार को वोट दें और वो आगे भी बढ़ते चले जाएं। अमित शाह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराने का सहयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा का क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी आरोप लगाया कि असम अपनी सीमाओं पर अगर सख्ती करता है, इलीगल माइग्रेंट्स बंगाल के रास्ते भारत के अंदर घुस जाते हैं। भाजपा ने इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी बताया। उनका दावा था कि लगातार हो रही अवैध घुसपैठ की वजह से सीमावर्ती जिलों की जनसांख्यिकी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आम बंगाली नागरिक अपनी धरती पर असुरक्षित महसूस करने लग गया। इसके साथ ही अपराध, तस्करी और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में बढ़ोतरी आम आदमी की चिंताओं को और ज्यादा गहरा कर रहा है।
यही वजह थी कि इस चुनाव में सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार नहीं। अब बात करते हैं आखिरी पहलू की। इस बार लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता ने लड़ी, एकता के साथ। इस बार लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल की आत्मा को बचाने के लिए लड़ी और इसी भावना ने जन्म दिया प्रवासियों की वापसी और एकता के शंखनाद को। बंगाल के वो लाखों बेटे बेटियां जो रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों में रह रहे थे, वो एक आह्वान पर घर लौट आए। रेलवे स्टेशन भरे हुए थे, ट्रेनें भरी हुई थी, बसों में जगह नहीं बची थी। हर किसी के मन में एक ही भावना थी, अगर इस बार घर नहीं लौटे, इस बार अगर हमने वोट नहीं डाला, तो शायद अपना बंगाल, अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देंगे। यह सिर्फ मतदान नहीं था, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। स्थानीय बंगालियों और बाहर रह रहे प्रवासियों ने मिलकर एक ऐसी अटूट दीवार खड़ी करी जिसने सत्ता परिवर्तन की उम्मीद को और मजबूत कर दिया। लोगों के बीच ये संदेश भाजपा ने बहुत मजबूती से पहुंचाया कि अगर इस बार मतदान नहीं किया तो आने वाले उनका नाम वोटर लिस्ट में ही ना रहे, अपने ही राज्य में अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। यही कारण था कि बंगाल के लोगों के मन में ये बात गहराई से बैठ गई, यही समय है जब बदलाव संभव है, अगर अभी नहीं तो शायद कभी भी नहीं। तो ये था हमारा बंगाल चुनाव का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।